यस, आ गए सबके सब। 8 o'clock हो गए। चलो हम स्टार्ट करेंगे, सीधा जाएंगे प्रेजेंटेशन में। ओके। चलो स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3। थोड़ा रिवीजन लेती हूँ, आप कितना पढ़ते हो कितना लर्न करते हो ये मुझे पता चलेगा। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारा पढ़ाया था आपको। हाँ, ये आज का टॉपिक या लेसन है हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स भी मैंने बताए थे उसमें। फर्स्ट वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किस में होता है, कैसे होता है, कितने टाइप से अलग अलग, ये मैंने सब आपको डिटेल में बताया है। और होमवर्क में बहुत सारा होमवर्क दिया था, उसमें वो सब लर्न करने के लिए भी बताया था। ओके। तो आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने स्टार्ट किया था ये गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा ये टॉपिक हुआ था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लेती हूँ क्योंकि इसका मालूम हो जाएगा आपको, फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। ओके। मुलांनो, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मी बरेचसे टाईप तुम्हाला शिकवले, कोणाकोणामध्ये होतं काय होतं डिटेल मध्ये आपलं सगळं झालेलं आहे। तर तुम्ही ते वरचे वर करतच राहायचं आहे, त्याला गॅप द्यायचा नाही। आज बघणार आहोत आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच लैंगिक प्रजनन। आता हे कोणामध्ये होत असतं, तर हे प्लांट्स मध्ये पण होत असतं आणि अॅनिमल्स मध्ये पण होत असतं। मग त्याच्यासाठी प्रोसेस काय आहे, म्हणजे असेक्सुअल आणि सेक्सुअल याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, हा आपण आज बघायचा आहे। कळलं? चला, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ द टू जर्म सेल्स, म्हणजेच जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये मियोसिस मध्ये शिकलो होतं ते। कळतंय? Female gametes and male gametes are those two germ cells. Two main process occurs in sexual reproduction. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये महत्वाच्या 2 स्टेप्स असतात, त्यातलं फर्स्ट वन आहे गॅमेट फॉर्मेशन। तुम्हाला एक साधा 2 मार्कासाठी मुलांना क्वेश्चन येतो की राईट एक्सप्लेन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आणि त्याच्यामध्ये फक्त ह्या 2 लाईनच लिहायच्या तुम्ही, वरच्या 2 लाईन त्याचे 2 टाइप्स आहेत किंवा स्टेप्स आहेत त्या, आणि त्या 2 स्टेप्सला तुम्हाला 2-2 लाईन दिलेल्या आहेत, तेवढंच लिहायचं आहे। कारण 2 मार्कांसाठी एक 4 लाईन तुमच्या सफिशियंट असतात। समजलं? जब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ टेक्स प्लेस, तो इतना ही लिखना है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आंसर कितना लिखना है, आप देखते नहीं कि कितने मार्क्स के लिए पूछा है। तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा है ये देख लो, और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन कितना देना है ये आप डिसाइड कर लो। ओके। मोस्टली साइंस में 2 या 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन शॉर्ट बट स्वीट और परफेक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके। हाँ, तो फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स आर formed by the meiosis. In meiosis, chromosomes number is reduced to the half and haploid gametes are formed. There, मतलब आपको ये समझ में आता है कि ये मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है ये रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस कितने होते हैं, तो कंप्लीट वो हाफ बन जाते हैं, इसलिए उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, the diploid zygote is formed in this process by union of the haploid male and female gamete. The zygote divided by mitosis and embryo is formed. The embryo develops in new individual, मतलब एक नया बेबी किंवा नया प्लांट तैयार हो जाता है। इतना ही आंसर आपको देना है, और ये बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्स्ट्रा आपका नॉलेज के लिए दिया है। Two parent, that is male parent and female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete and male parents are and female gametes and female parents occurs.
Due to this, new individual occur has the recombined genes of the both parents. Hence, the new individual म्हणजे नया आने वाला जो अपना प्रोडक्ट है वो तो कौन आता है? प्लांट्स में छोटा प्लांट आता है, एनिमल में छोटा बेबी आता है, इनके लिए show similarities with the parents for some characters and has some character differ than both the parents. Diversity in living organism occurs due to the genetic variation, and genetic variation helps to organize the to adjust with changing environment and there to maintain their existence. Due to this, plants and animal can save themselves being extinct. मतलब ये अर्थ पे हमें रहना है तो रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस. सबको आवाज आ रही है मेरी? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है ना? हाँ, प्रॉब्लम है, कुछ आवाज नहीं आ रहे, कुछ समझता नहीं है, ऐसा कुछ है तो बोल दो. ओके. हाँ, ओके, तो शैल आई कंटिन्यू? तो अभी हम जाएंगे सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 3 मार्क्स के लिए आता ही है क्वेश्चन 100%. एंड आई एम वेरी मच श्योर. तो कैसे आता है ये भी ध्यान में रखो. ये जो फ्लावर का जो आपको पार्ट दिखा है ना, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है. जब 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको ये ड्रॉ करना ही है. और उसके अंदर जो टाइप्स दिए देखो, फिलामेंट, एंथर मतलब एंड्रोसियम, देन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, सब मिल के बोलते हैं गायनेसियम. एंड जो पेटल्स रहते हैं उसको बोलते हैं करोला, एंड जो सेपल्स रहते हैं उसको बोलते हैं कैलेक्स. तो ये नाम तो आपको देना ही है. मतलब ये ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके रखो आप, समझे? हाँ, तो एक्सप्लेनेशन अभी देख लो. Flowers is the structural unit of the sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral buds as calyx, corolla, androecium, and gynoecium. It is arranged in sequence from outside to the inside. बघा मुलांना परत एकदा सांगते की हे जे तुमचं प्लांट्स रिप्रोडक्शन दाखवलंय त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक फूल घेतलंय, त्याला असा कम्प्लीट उभा कट मारलाय. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जास्वंदाचं फुल नेहमीच बघता, तर त्याला जर तुम्ही कट केला तर तुम्हाला हे अशा टाईपचं स्ट्रक्चर दिसतं. आणि मग ते काय असतं तर त्याच्यामध्ये जे पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्सना त्यांनी नावं दिलेली आहेत आणि ते रिप्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये महत्वाचं काम करत असतात. आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय बघा, जे काही तुम्हाला नावं दिलेली आहेत म्हणजे कॅलॅक्स, करोला, अँड्रोसियम, गायनेसियम, हे कसं आहे तर ते बाहेरून आतपर्यंत म्हणजे पहिला भाग जो असतो फुलाचा तो हिरवा असतो बघा, त्याला आपण देठ म्हणतो. आणि देठाच्या साईडला तुम्हाला थोडेसे ग्रीनिश पार्ट दिसतो. त्याच्यानंतर पाकळ्या असतात आणि त्याच्यानंतर मग तुमचं ते अँड्रोशियम आणि गायनेसियम असतं. समजतं सगळ्यांना? हा, आता तुम्ही म्हणजे त्याला डीपली स्टडी करा, वाचताना, रीड करताना त्या फुलाचं ऑब्झर्वेशन पण करा, म्हणजे तुम्हाला ते जास्त कळेल. The androsium and gynoecium are called as essential words. म्हणजेच आता आपण जे काही रिप्रोडक्शन शिकतोय त्याच्यामध्ये तुमचा फुलांमधला अँड्रोशियम आणि गायनेशियम, बघा हा जो पार्ट आहे त्याला गायनेशियम म्हटलंय आणि हा जो पार्ट आहे त्याला अँड्रोशियम म्हटलंय. तर हे महत्वाचा रोल प्ले करत असतात. कशामध्ये? सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये. कळलं? हा, आता त्याच्यानंतर बघा कॅलॅक्स अँड करोला आर कॉल्ड एज ऍक्सेसरी वर्ड्स. म्हणजेच काय, ते त्याला सपोर्ट करतात किंवा त्याला आतल्या जे नाजूक पार्ट आहे त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी ते असतात. समझ में आता है? फिर से एक बार हिंदी में कह रही हूँ. ये जो एंड्रोसियम गायनेसियम है ये रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं, लेकिन अंदर वाला जो एंड्रोसियम गायनेसियम है उनका प्रोटेक्शन के लिए ये कैलेक्स और करोला रहता है. तो ये किस लिए रहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ. कैलेक्स क्या करता है, अंदर का भाग प्रोटेक्ट करता है, और करोला क्या करता है, वो कलरफुल रहता है. तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट आते हैं. तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू दिस इन्सेक्ट्स बाय इन्सेक्ट्स. सो करोला हा एक इम्पॉर्टंट रोल करतो इन्सेक्ट्सला अट्रॅक्ट करण्याचा. समजतं सगळ्यांना? ओके, पुढे बघा.
आता मेंबर्स ऑफ द कॅलेक्स आर कॉल्ड ॲज सेपल्स. म्हणजे कॅलेक्सचे जे मेंबर्स आहेत त्याला सेपल्स म्हणतात आणि ते ग्रीन कलरचे असतात. आणि मेंबर्स ऑफ द करोला आहेत त्यांना पेटल्स म्हणतात. म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्यांना पाकळ्या म्हणतो. समझ में आता है बच्चों? जो कैलक्स है उसको सेपल्स बोलते हैं और जो करोला है उसको पेटल्स बोलते हैं. और ये पेटल्स है तो वेरियस कलर के रहते हैं. आप फूल देखते हैं कितने बहुत सारे कलर रहते हैं, वो किस लिए है ये भी मैंने आपको बताया. अभी ये साइड में जो दो फ्लावर दिए हैं उनका भी ऑब्जर्वेशन कर लो आप. पपया फ्लावर, तो पपया में आपको एक मेल और फीमेल ऐसे बोलते हैं, ये सबको आप पता होगा. तो ये मेल और फीमेल कैसे पहचानने का ये पहला सीख लो. तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको, सुन लो. अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बायसेक्शुअल. बाय म्हणजे दोन. मग आता ते कधी? अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बायसेक्शुअल इफ बोथ वर्ल्स दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनेसियम जो रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं, वो दोनों के दोनों जो फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं उनको बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. पता चला? समझ में आया की एकाच फुलामध्ये जर तुमचं अँड्रोशियम आणि गायनेसियम असे दोन्ही पार्ट असतील तर त्या फुलाला बायसेक्शुअल म्हणायचं. आता दुसरे त्याचं एक एक्झाम्पल दिलं, हिबिस्कस फ्लावर म्हणजे आपलं जास्वंदीचं फूल. अ फ्लावर इज कॉल्ड एज युनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबव मेन्शन टू वर्ड्स इज प्रेझेंट इन दिस. म्हणजेच हे जे तुम्हाला दोन दाखवलेले आहेत, हे जे दोन आहेत त्यांच्यामध्ये एक मेल असतो आणि एक फिमेल असतो. आणि त्यांना मेल आणि फिमेल का म्हणायचं? तर त्यांच्यामध्ये फक्त कुठला तरी एकच पार्ट प्रेझेंट असतो. तो कोणता असतो ते पण बघा जरा. इफ ओनली अँड्रोशियम इज प्रेझेंट इट इज मेल फ्लावर. ओके. And if gynecium is present, that is called female flower. And best example है पपया. आपको सबको मालूम होगा. तो अभी जाके कभी फ्लावर पौधा पेड़ रहेगा अपने यार्ड में तो देख लो. ऑब्जर्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहते हैं. अभी ये बुक में मैंने जो क्रॉस मार्क किया है वो अपने ये एग्जाम के लिए नहीं आने वाला है. तो पहले से ही मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन अभी मैंने एक अलग का मार्किंग वाला बुक लिया है. तो आपको सीधा समझ में आएगा कि ये क्रॉस मार्किंग है, ये आपको पढ़ना नहीं है. ओके. तो मैं सीधा जाती हूँ पॉलिनेशन के ऊपर. तो ये पॉलिनेशन कैसे होता है? तो पहला ये देख लो, ये जो ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ये पूरा जो चार डायग्राम दिए है ना वो कौन से है ये पहले समझ लो. ये फ्लावर के अंदर ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है? स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा है नेम. हाँ वही अलग सा यहाँ दिया है. ओके. हाँ तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करता है, उसका रोल कैसे प्ले होता है ये देख लो. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर एंथर आर ट्रान्सफर टू द स्टिग्मा. म्हणजेच पोलन ग्रेन्स असतात ते स्टिग्मावर येऊन पडतात. मग ते कसे पडणार? त्याच्यासाठी काहीतरी तुम्हाला मीडिया तर पाहिजे की नाही. मग ते कोण करत असतं तेही तुम्हाला दिलेलं आहे खाली बघा. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रान्सफर टू द स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. थोडक्यात म्हणायचं की पोलन ग्रेन्स जेव्हा स्टिग्मावर येऊन पडतात त्याला पॉलिनेशन असं म्हणतात. समजतंय? हा. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ द अबायोटिक एजंट. आता अबायोटिक एजंट कोण आहे? बघा, विंड अँड वॉटर. म्हणजेच वाऱ्यामुळे आणि पाण्यामुळे तुमचं पॉलिनेशन होत असतं. आणि त्याचे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत की जे रुई सारखे प्लांट्स असतात त्यांच्यामध्ये होतं. नारळासारखं झाड आहे, ते पाण्याबरोबर त्याचा नारळ वाहून जातो, कुठेतरी रुजतो, म्हणजेच त्याचं पॉलिनेशन होतं. अँड बायोटिक एजंट्स कौन से हैं? इंसेक्ट्स एंड द अदर एनिमल्स. तो इंसेक्ट तो आते हैं जो भंवर बोलते हैं हम लोग, वो तो ये ऐसा हनी के लिए तो आता है. तो एक एक फूल के ऊपर बैठता है तो उसके पाँव को पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. वो दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठेगा तो वहां वो मिल जाते हैं. और अदर एनिमल बोलेंगे तो जो एनिमल्स है वो जंगल में जाते हैं, उनके ऊपर कुछ कुछ लगता है ना, वो भी अलग जगह पे जाके गिरता है तो वहां पॉलिनेशन होता है. तो इन दिस वे बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है. तो स्टिग्मा becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall
अपॉन द स्टिकी स्टिग्मा। अभी ये डायग्राम देख लो, आपको पता चलेगा स्टिग्मा क्या है, ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल क्या है, ये सेंटर वाला, और ये लास्ट वाला जो है ओवरी है। तो ओवरी को हम कट करेंगे तो ऐसा पेटल्स के जैसे पार्ट्स दिखते हैं, जैसा हमारा किडनी का शेप रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे आते हैं, कैसे मिल जाते हैं, सेकेंड डायग्राम देख लो। जब पोलिनेशन हो जाता है तो वो कहाँ कैसे अंदर जाते हैं और कहाँ जाके चिपक जाते हैं। और थर्ड डायग्राम जो है वो ओवल्स में कैसे एम्ब्रियो सैक में जाके गिरता है, और वहां जाके क्या होता है ये लास्ट वाला डायग्राम में दिखाया है। हाँ, तो ऐसा इन दिस वे द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये तो डायग्राम हो गई, तो आपको ये 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन है वो देना पड़ेगा अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो। ओके, स्टिग्मा becomes sticky during pollination. Pollen germinates when they fall on such a sticky stigma, that is a long pollen tube, and two male gametes are formed. The pollen tube carries male gametes and pollen tube reaches the embryo sac via style. वो स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, ओवरी क्या है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करना प्रैक्टिस करना। ओके, tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released in embryo sacs. One male gamete unites with the egg cell to form zygote, and this is called as fertilization. Second male gamete unites with two polar nuclei and endosperm is formed. As two male nuclei participate in this process, this is called as double fertilization. मतलब प्लांट्स में ये कभी कभी सिंगल होता है, कभी कभी डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें कुछ डाउट है क्या, समझ में आया? एक बार देख लेती हूँ मैं। कुछ डाउट है? सब समझ में आया? तो प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो जाता है मालूम हो गया? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ अपना ये प्लांट्स का हो गया। अब ये क्रॉस लाइन दिया है, वहां का लर्न नहीं करना है आपको। तो अभी हम सीधा जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके ऊपर मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें डीप जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2-3 साल से सिलेबस जब से आया है तब से ये खाली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आता है, स्केच एंड लेबल द डायग्राम। समझ में आया? हाँ, तो इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और उसमें डीप में जाके आपको पढ़ने के बाद सब समझ में आएगा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। ओके, तो ये एक्सप्लेन का मतलब मुझे पूरा का पूरा ऐसा खुल के बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बच्चों को, ये आप टीन एज वाले बच्चे हैं, आप लोगों में ये सब चेंजेस आए हैं, इसलिए आपके ये बुक में पूरा का पूरा ये बोलेंगे उसको सेक्स स्टडी जो है वो दिया है, ताकि आपको जाके मालूम हो जाए। समझ में आया? तो उसके एक्सप्लेनेशन कभी पूछते नहीं है, लेकिन डायग्राम पूछते हैं, तो डायग्राम आपको करना ही है। तो ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, उसको लेबल करो, और आप पढ़ लो, आपको रीड करना ही है। समझ में आया? और उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं 100% आपको बताऊंगी, आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये हम थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, तो क्वेश्चन किस लिए दिए हैं ये मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो, which different hormones controls the function of the human reproductive system through the chemical coordination। जो अभी तुम लोगों में जो चेंजेस मिल रहे हैं ना तुम लोगों को, आपको मैं सीधा बताती हूँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग वर्ड हैं। तो छोटे बच्चे से लेके आप 7वीं या 8वीं तक के जब बड़े हो गए उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो अभी भी आप बढ़ ही रहे हैं, बढ़ना बढ़ना आपका रोका नहीं है, लेकिन अंदर में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं।
तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, जो 7वीं तक आपको मालूम भी नहीं था और आप ऐसा एकदम ट्रू फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स थे। अभी आपका फ्रेंडशिप थोड़ा सा अलग है और अब अपोजिट अट्रैक्शन आपको होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये बुक में दिया है। समझ में आया? तो आप पढ़ लो, आपको बहुत कुछ उसमें से समझ में आने वाला है। ओके। हाँ, which hormones are responsible for changes in human body occurring during the state of sexual maturity? Then why the government of India enacted the law fix the minimum age of the marriage is 18 and 21? तो ये तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो आप 14-15 के एज में है तो आपका डेवलपमेंट अभी हुआ है, तो पूरा डेवलप बॉडी नहीं हुआ है, तो उसके लिए कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे ही। तो इसलिए एज लिमिट जो है वो कम से कम गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21 रखा है, ताकि आपका पूरा बॉडी डेवलप हो जाए। बाद में तुम लोग शादी कर सकते हैं। ओके। हाँ, we have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosome and when women have XX sex chromosome. Reproductive system with specific organ development in the body of men and women due to the sex chromosomes only. Understood? X chromosomes is present in men and women, whereas Y chromosomes is present in men only. ये listen carefully, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि X जो है वो गर्ल्स चाइल्ड में रहता है और Y जो है वो बॉय चाइल्ड में रहता है। ओके। तो ये दो डायग्राम है, वो आप ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो और जो एक्सप्लेनेशन साइड में दिया है वो आपको लर्न करना है, ये रीड करना है। ओके। तो मैं सीधा जाती हूँ, अभी ये जो मैंने जो आपको पढ़ाया नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, वो सीधा यहाँ शॉर्टकट में दिया है। ओके। तो ये मैं आपको बताऊंगी, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये क्या है, और रिप्रोडक्शन कैसे हो जाता है, इसके लिए ये 2 स्टेप आपको एनिमल में भी है, जैसे प्लांट्स में आपने बताया देखा वैसा ही एनिमल में भी है। समजलं मुलांना? परत एकदा सांगते की आता आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघतोय, त्याच्यामधलं आहे तुमचं गॅमेट फॉर्मेशन। आता हे गॅमेट फॉर्मेशन काय आहे, कुठे होतं, कोणामुळे होतं, आता हे बघायचं आपण। ओके। बोथ गैमेट्स, बोथ मीन्स कौन से, जो स्पर्म्स है और ओव्स है, किसके पास से आते हैं, एक है तो मेल से आता है, दूसरा है तो फीमेल से आता है। ओके। हाँ, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस ऑफ मेन एंड बिगनिंग ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द टिल टू डेट, जब से स्टार्ट हुआ, मतलब अभी से स्टार्ट हुआ 14 एज से, तो जब तक वो जिंदा है तब तक ये तैयार होता है। ओके। However, in case of women, at the time of the birth, there are 2 to 4 million immature oocytes. Oocytes means जो एग्स बोलते हैं, जो मराठी में उसको स्त्री बीज बोलते हैं। समझ में आया? वो तैयार हो जाते हैं। कहाँ तैयार होते हैं? ओवरीज में तैयार होते हैं। समझ में आया? ओके। तो and oocytes matures and it release from ovary every month. ये अभी आपको समझ में आता होगा कि क्या है ये। हाँ, बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द एज ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का एज लिमिट कितना दिया है देखो, 45। तो मतलब 12, 13, 14 से जो स्टार्ट होता है तो कम से कम 45 to 50 एज तक ये चलता रहता है। ओके। Menopause is the stoppage of the functioning of female reproductive system at that age of the about 55 to 50 years. देखो, secretion of the hormones controlling the function of the female reproductive system either stops or becomes irregular. और आफ्टर 45 या 50 के बाद क्या होता है, ये जो हार्मोन्स कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कम से कम एक तो स्टॉप ही हो जाता है, नहीं तो वो इरेग्युलर होता है। लेकिन जब से 12-13 से स्टार्ट होता है तो 45-50 तक जो कंप्लीट रेगुलर रहता है। ओके। दिस कॉजेस द मेनोपॉज। देन फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस,
Formation of the zygote by union of the sperms and ovum is called as the fertilization. ये डेफिनेशन आपको लर्न करना है, क्योंकि एक्सप्लेन द फर्टिलायझेशन असं आपण तुम्हाला 2 मार्कांसाठी क्वेश्चन येतो, आणि 2 मार्कांसाठी तुम्हाला फक्त एवढ्या 2-3 लाईन आहेत तेवढ्याच लिहायच्या आहेत. समजलं? त्यामध्ये तुमचं फर्स्ट लाईन काय, फर्टिलायझेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगताच आलं पाहिजे. समजतंय? तर त्यासाठी फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट बाय युनियन ऑफ स्पर्म अँड ओव्हम इज कॉल्ड एज द fertilization. Fertilization is internal in humans. Semen is ejaculated and in vagina during the copulation. अभी ये भी आपको ऐसा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, खाली लर्न करो और लिख दो अगर क्वेश्चन आया तो. लेकिन जिस उम्र में, जिस स्टेज में आप हैं, इसके लिए आपको वो सब मालूम होना चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा डीप में दिया है. समझ में आया? तो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, लेकिन आपको, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए. कभी कभी गलत काम हो जाता है आपके ओर से, इसलिए वो पूरा बुक में दिया है ताकि आपको टीचर लोग बताए और आप अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए बताया है. समझ में आया? The sperms in the numbers of the few millions start their journey by the route of the vagina. कैसा कैसा वो ट्रैवलिंग करता है देखो, वेजिना, यूटेरस एंड ओडर. One of those few million sperm fertilizes the only ovum present in the oviduct. उसमें से खाली एक ही फर्टिलाइज होता है. From the age of the puberty of the menopause. मतलब ये puberty मतलब क्या है, तो जो तुम्हारा टीनेज मैं बोलती हूँ ना, तो टीनेज से स्टार्ट होता है. तो अभी तो यहाँ 10 दिया है, क्योंकि आप लोग अभी टीवी ज्यादा देखते हैं, फोन में ज्यादा कुछ कुछ देखते हैं, तो आपका उस ओर ध्यान ज्यादा बढ़ने लगा है. तो ये जो अपना है वो क्रॉस हो गया, और 12 के बाद जो सिम्टम्स दिखते थे, तो अभी कुछ कुछ बच्चों में 10 के बाद दिखने लगे, इसलिए उन्होंने 10 to 17 दिया है. समझ में आया? हाँ, तो कब तक चलता है? 50 एज तक चलता है, रहता है. And ovum is released every month from the ovary. That is, out of 2 to 4 million oocytes, approximately only 4 oocytes are released up to the age of the menopause. समझ में आया? And remaining oocytes undergo regeneration, और ये regenerate हो जाते हैं. ओके? तो ये भी वही दिया है, जो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये खाली आपको एक पिक्चर में दिखाया है, ज्यादा मत ध्यान दो उसमें. अभी ये तो कैंसिल हो गया है, डू यू नो, लेकिन वो पिक्चर है, मैं वो आपको बताती हूँ. देखो, तो हम ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, मालूम है? तो यहाँ तो 20-20 दिए है, तो 22 + 22 कितने हो गए? 44 हो गए. हाँ, तो ये एक्स वाला है वो 45 हो गया, ये इधर का वाई है वो कितना हो गया? 46 हो गया. समझ में आया? हाँ, तो और ये इधर फीमेल दिखाया है, उसमें क्या हो गया? दोनों का दोनों एक्स रहता है, इसलिए नीचे क्या दिया है देखो, एक्स एक्स आ गया, तो 44 + XX मतलब गर्ल चाइल्ड, एंड 44 + XY मतलब बॉय चाइल्ड. समझ में आया? खाली इतना ही ध्यान में रखो बस. ओके, अभी ये सब कैंसिल हो गए हैं. अभी इसमें ऑलवेज रिमेंबर कट नाही किया आहे बघा मुलांनो. आतापर्यंत तुम्हाला सगळे कॅन यू रिकॉल, कॅन यूज युअर ब्रेन पॉवर, हे सब म्हणजे हे सगळं कॅन्सल केलं होतं, पण हे ऑलवेज रिमेंबर मध्ये तुम्हाला हे माहितीच झालं पाहिजे तेवढ्यासाठी ते ठेवलंय, आणि मी ते एक्सप्लेन करते बघा. द मॅन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और गर्ल चाइल्ड. समझ में आया? गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ या बॉय चाइल्ड पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन रहता है? ओनली मेल पर्सन. समझ में आया? हाँ. ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, मैन contributes either X और Y क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया था. समझ में आया? मैन के यहाँ क्या रहता है? एक्स रहता है और वाई रहता है. जब एक्स देता है तो ऑलवेज फीमेल के यहाँ तो एक्स ही रहता है, तो एक्स एक्स आया तो गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, और मेल के स्पर्म से जब वाई आता है तब बॉय चाइल्ड पैदा होता है. तो ये ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? मैन के ऊपर जाएगा. अंडरस्टूड?
ओके, समझ में आया सबको? हाँ, तो इसके ये ऑलवेज रिमेम्बर में जो दिया है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके। हाँ, but woman contributes only X chromosome to the next generation at the time of the fertilization. If X chromosomes comes from male, the child will be girl, and Y chromosome comes, then the child will be boy. Then, thinking of this, it is right to consider the mother responsible for the girl child. जो पढ़े लिखे नहीं है तो मम्मी को ब्लेम करते हैं ना, बहुत सारे लड़कियां हो गए, बहुत सारे लड़कियां हो गई। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि लड़की होना किसके हाथ में है, मैन के हाथ में है। तो ये अगर आगे जाके सुनने का नहीं है। समझ में आया गर्ल्स स्टूडेंट? ओके, देखती हूँ मैं आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। एनी डाउट? किसी को डाउट है? सब समझ में आता है? नो डाउट? ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, लेकिन ये डायग्राम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये डायग्राम ऐसा ही छप के आएगा और आपको नेम, यस, नेम लिखने हैं। समझ में आया? और अगर छप के नहीं आया तो आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ये आपका ये इसके बारे में कितना नॉलेज है आपको ये देखने के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये अपना लेसन है वो कम से कम 5 मार्क्स के लिए है और ऑप्शनल पकड़ के 7 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन लेसन नंबर 3 जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, मैं जो आपको डायग्राम बोलती हूँ उसका प्रैक्टिस करना ही है आपको। अगर छप के आया तो नाम आपको एकदम परफेक्ट और पंक्चुअल होना चाहिए, और छप के नहीं आया तो ड्रॉ करके नाम देना है आपको। समझ में आया? मुलांनो, परत एकदा सांगते बघा, ह्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन काय येतो तर एक्सप्लेनेशन येत नाही तुम्हाला, ह्याच्यावर तुम्हाला डायग्राम काढा आणि नावं द्या असा प्रश्न येत असतो। मग त्यासाठी तुम्हाला ही डायग्राम काढायची प्रॅक्टिस असणं खूप गरजेचं आहे। आणि ते काढायचे काय स्टेप्स आहेत ते आम्ही तुम्हाला सांगते बघा। स्टार्ट कुठून करणार? वरून करायचं, जे तुम्हाला दिलंय की नाही वरून, पिट्युटरी ग्लँड। त्याच्यानंतर मग ते ऍरो सगळे दाखवलेत बघा की एक्स कैसे होतात, चेंजेस इन द ओव्हरी ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन, म्हणजे त्या फर्स्ट डे पासून नंबर दिलेत बघा खाली, 1 2 3 4 अप टू 28। तो ये 28 डेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सब दिया है। और ये बीच में जो सब दिया है ना, एक कैसे होता है, कैसा प्रोस्टेजन आता है, एस्ट्रोजन आता है, और कैसे वो बाद में निकल जाते हैं, तो वो सब प्रोसेस है। ये सब ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया है और थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। क्या है देखो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए मंथली जो पीरियड बोलते हैं हम लोग, ये है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट puberty and those changes repeat at the interval of the every 28 to 30 days। मतलब ये साइकिल आपका हर एक 28 टू 30 डेज में होना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो मम्मी को बोलो डॉक्टर के पास जाओ चेकअप कर लो। ओके, these repetitive changes are called as the menstrual cycle। menstrual cycle is the natural process। ये नेचुरली होता है। समझ में आया? कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स। अभी किसी ने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैम हार्मोन्स कब सीक्रेट होते हैं, तो उसको आंसर मिल गया होगा। ये एज में सब हार्मोन्स का सिक्रेशन चलता है। दोज 4 हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिम्युलेट। आता ये काय जे FSH दिलंय की नाही तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये, हे त्यांचे शॉर्टकट दिलेले आहेत। म्हणजेच फॅलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन म्हणजेच FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मतलब LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रेस्टोजन। दीज आर द 4 हार्मोन्स। समझ में आया? वन ऑफ द सेवरल follicle in the ovary start to develop along with the oocyte present in it under the effect of the follicle stimulating hormone।
दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। ये अपने आप बॉडी में होता है, किसी की जरूरत नहीं लगती है, अपने आप सब चलता है। जो बॉडी डेवलपमेंट जो हो गए है ना, तो उसके अंदर ये अपने आप सिक्रेशन होता है, अपने आप तैयार हो जाता है और अपने आप बाहर भी निकल आता है। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल, मतलब जहां से शुरू हो गया तब से, अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन। मीनवाइल डेवलपिंग follicle completes its development, it bursts under the effect of the luteinizing hormone and oocyte is released। ये अपने आप बाहर फेंक दिया जाता है। और ये ऐसा वैसा नहीं होता है, वो बहुत ऐसा गाढ़ा रहता है और उसको खींचना पड़ता है। तो बहुत सारे गर्ल्स चाइल्ड को दर्द होता है, देखो आप बोलते हैं ना, बहुत सारा ऐसा पेन क्या होता है, तो वो रिलीज करते समय वो खींच के रिलीज करते हैं, इसलिए आपको पेन फील होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। remaining tissue of the burst follicle forms the carpus luteum। carpus luteum starts to the, कार्पस मतलब ये जो जो यूज अनयूज रहता है, वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो बॉडी से फेंक देते हैं। starts to secrete prostrogen and endometrial glands secretes their secretion under the effect of the prostrogen and such endometrium, मतलब ये फेंकने वाली चीज, द एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जो अंदर जो अभी से एक पैदा होने लगे, वो जब आपका मतलब मैरिड लाइफ होगा तब उसमें एम्ब्रियो बन सकता है। लेकिन अभी हाँ तुम बच्चे लोग हैं, तो उनका तो साइकिल हर एक 28 डेज या 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है और वो अनफर्टाइल रहता है, इसलिए वो बाहर फेंक दिया जाता है। समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये एक दो बार पढ़ लो और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये स्टेज में आपको उसके ऊपर का नॉलेज नहीं, तो आप बच्चे क्या करते हैं, ना मम्मी से पूछते हैं, ना डॉक्टर से पूछते हैं, ना टीचर को पूछते हैं, अपने 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 फ्रेंड्स में बातें करते हैं और इसमें से गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए ये बुक में दिया है, तो अभी आपको परफेक्ट नॉलेज मिला होगा। समझ में आया? हाँ, तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। अभी क्या है देख लो। इफ oocyte is not fertilized within 24 days 24 hours, carpus luteum becomes inactive and transfers into the corpus albicus. Due to this secretion, estrogen is estrogen stops completely and estrometrium starts to degenerate. In the absence of these two hormones, tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum is discarded आउट थ्रू द वजाइना। ये आपको तो अभी मतलब पता चल गया होगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा अभी नहीं बताती, बहुत कुछ बता दिया है। समझ में आया? हाँ, दिस इज accompanied with the continuous bleeding and bleeding continuous approximately for 5 days. This is called as menstruation, understood? Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, repetition of this cycle is temporarily stopped। मतलब जब एम्ब्रियो पैदा हो जाता है तब ये थोड़े दिन के लिए स्टॉप हो जाता है, जब तक चाइल्ड पैदा नहीं होता है तब तक ये स्टॉप हो जाता है। समझ में आया? हाँ, टिल द पार्टिक्यूलर, हाँ, parturition and thereafter period of breastfeeding। menstrual cycle is the natural process and the when experience severe pain during the period। ये भी मैंने आपको बताया कि आपको पीरियड्स ये दर्द क्यों होता है। severe weakness is felt due to the heavy bleeding। there is higher possibility of infection too during this overall period। due to the such reason there is the need to rest along the special personal hygiene। मतलब आपको खुद को ध्यान देना है, अपना खुद का हायजीन किंवा हायजीन मतलब स्वच्छता, तुमची स्वतःची स्वच्छता त्या त्या पिरियड मध्ये तुम्ही करणं खूप गरजेचं आहे आणि हे सगळं तुम्ही पर्सनली लक्ष घालायचं आहे। तर आता इथे हे मेन टॉपिक आपला हा संपला।
आता ह्याच्यानंतर रिप्रोडक्शन मध्ये काही काही टेक्नॉलॉजी, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यूज केल्या आहेत आणि त्यांची गरज का लागली ते तुम्हाला आता याच्या पुढच्या भागामध्ये बघायचं आहे. बघा, आता हा पण तुमचा मेन क्वेश्चन आहे याच्यावर, की मॉडर्न टेक्नॉलॉजी का यूज केल्या, कोणत्या आहेत आणि कशा प्रकारे त्यांचा यूज केला जातो. तर हे तुम्हाला चांगलं माहिती असणं गरजेचं आहे. फर्स्ट आहे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मेनी कपल्स कैनॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू द वेरियस रीजन. इसके पीछे के रीजन डॉक्टर लोगों को मालूम रहता है, हमें मालूम नहीं रहता है. तो इस केस में क्या करना है ये डॉक्टर लोग बताते हैं. इन केस ऑफ वुमेन, irregularity of menstrual cycle, difficulties in oocyte production. oocyte मतलब मैंने बोला कि स्त्री बीज, अंड. obstacles in the oviduct, difficulties in implantation, in uterus and many other reason. बहुत सारे रिझन दिए देखो. तर मुलांना परत एकदा सांगते की हे जे आहेत हे खूप रिझन आहेत आणि त्याच्यापैकी एक कुठला तरी रिझन तुमच्या एका लेडीज मध्ये तो सापडतो आणि मग त्या रिझन मुळे तिथे त्यांचं चाइल्ड होत नाही किंवा त्यांना मुलं होत नसतात. समजलं? हा. तर पुढे बघा. Absence of sperms in the semen, slow movement of the sperms, anomalies in the sperms are the reasons in case of the males. म्हणजे जसं लेडीज मध्ये प्रॉब्लेम असतात तसं जेंट्स मध्ये पण काही प्रॉब्लेम असू शकतात आणि ते एक रिझन असू शकतं की त्या कपलला मग चाइल्ड नसतात किंवा होत नाहीत. बट नाऊ विथ द हेल्प ऑफ द एडवांस मेडिकल टेक्निक लाइक IVF, कितने टेक्निक्स यूज किए हैं देखो. IVF मतलब विट्रो fertilization, in vitro fertilization, then surrogacy, then sperm bank, and in the child's couples have the childs. मतलब ये दो तीन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको दिया है वो पढ़ने के लिए दिया है, मालूम होने के लिए दिया है. तो ये क्या है, कैसे होते हैं हम देख लेंगे. तो पहला है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी हम जो बोलते हैं ना वो है. तो कैसे होता है ये पहला देख लो. पहला एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ. इन दिस टेक्निक fertilization is brought about in the test tube and the embryo form is implanted in the uterus of woman at appropriate time. मतलब एक वुमन की बॉडी में, ये बॉडी में मतलब आपको समझ में आया होगा कि यूटेरस में छोड़ा जाता है और वहाँ क्या करता है, एक परफेक्ट अप्रोप्रिएट टाइम एकदम पकड़ के वो डालते हैं. IVF टेक्निक यूज फॉर हैविंग द चाइल्ड in case of those childless couples who have problem like less sperm counts and obstacle in oviduct. उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया? तो चलो थोडा आगे जाए. मराठीतून सांगायची गरज आहे का मुलांना की टेस्ट ट्यूब बेबी, आता त्याला टेस्ट ट्यूब बेबीच म्हणतात कारण मराठीतनं पण तेच म्हणतात. म्हणजे जेव्हा एखाद्या काही लेडीजला प्रॉब्लेम असेल किंवा एखाद्या जेंट्स मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर ते बाहेरून त्याच्यामध्ये हे सगळं टाकलं जातं. म्हणजे एका बॉडीच्या आतच असतं, त्या लेडीच्या बॉडीमध्येच असतं, ते युटेरस मध्येच टाकतात. पण मात्र ते बाहेरून केलं जातं आणि नंतर मग ते वाढवलं जातं. समजलं? पुढे बघा. सरोगेसी. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of the modern remedial technique called as the surrogacy. म्हणजेच आता पुन्हा हे की चित्रच दाखवलंय बघा तुम्हाला सरोगेसी. म्हणजेच एखाद्या वेळेस काय असतं, त्या लेडीमध्ये प्रॉब्लेम असतो किंवा त्या जेंट्स मध्ये प्रॉब्लेम असतो. पण मग त्यांचं मूल हवं असतं त्यांना. मग त्यांनी काय करायचं, तर त्यांचे जे सिक्रेट आहेत ते सगळे घ्यायचे. म्हणजे डॉक्टर लोक ते टेक्निक यूज करत असतात आणि त्या टेक्निक थ्रू ते एका भाड्याची, ज्याला भाडोत्री म्हणतो आपण, की दुसऱ्या एका लेडीज कडे ते वाढवायला देत असतात. ते चित्र दाखवलंय बघा तुम्हाला, त्याच्यातून तुम्हाला बरंच कळलं असेल. समजलं? सच वुमन कॅन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रेमेडी technique called as the surrogacy. In this technique, oocytes is collected from the ovary of the woman having problem in the implantation, and those oocytes is fertilized in the test tube with the help of the sperm collected from her husband, and the embryo form for such a fertilization is implanted in the uterus of some other woman. समझ में आया? Having normal uterus. Such a woman in the
in whose uterus is embryo is implanted, it is called as surrogacy mother. ये आपको मॉडर्न टेक्निक अगर पूछा तो आपको ये एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में देना होगा, पूरा का पूरा देने की जरूरत नहीं है, एक परफेक्ट वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। अभी स्पर्म बैंक या सीमन बैंक, तो ये किस लिए यूज आता है, काम में आता है, देखो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म्स प्रोडक्शन एज मेंशन अबव, मतलब अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जेंट्स के और लेडीज के बताए, मेल फीमेल में जब अगर प्रॉब्लम रहता है तो बच्चे नहीं होते, तो उसके लिए जैसा ब्लड बैंक रहता है ना हमारा इमरजेंसी, वैसा ही ये स्पर्म बैंक रहता है। In case of many men, so as to have the children, in case of such a couple, new concept of sperm bank has been introduced. यह साइंस बहुत आगे गया है, ये टेक्नोलॉजी का यूज करते करते हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, देखो तो बच्चे भी कैसे आसानी से वो मतलब डेवलप ऐसा पैदा कर सकते हैं किसी किसी के ऐसे यूटेरस में डाल के। दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू द ब्लड बैंक, देखो मैंने भी अभी बताया कि ब्लड बैंक के जैसा ये बैंक रहता है, मतलब सैंपल्स कलेक्ट करके वहां रखते हैं और जिस किसको गरज है, जरूरत है, वो वहां जाके ले सकते हैं, मतलब डोनेट भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। ओके, सीमेंस इजैक्यूलेटेड बाय द डिजायर्ड मेल इज कलेक्टेड आफ्टर देयर थोर फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप स्टोर इन द स्पर्म बैंक। ये ऐसा कोई भी जाके नहीं लेकर सकता, जैसे कि ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड का टाइप रहता है ना, तो वो मैच होगा तभी हमें वही मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही ये मैच हो गए तभी हम यूज कर सकते हैं, वरना इसका यूज नहीं कर सकते। तो मेडिकल चेकअप एंड फिजिकल हेल्थ देख के ही ये सब यूज किया जाता है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर ये सब हो जाता है, ऐसा ऐसा कोई हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अभी ये ट्विंस, अभी हाँ तुम लोगों को तो मालूम होता है होगा, कभी कभी ट्विंस भी पैदा होते हैं और कभी कभी ये ट्विंस अलग अलग बच्चे होते हैं और ये सेम टू सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ट्विंस पैदा होते हैं लेकिन उनका बॉडी एक रहता है, अभी एक जॉइंट रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है और क्यों होता है, ये अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो, एज पर द विश ऑफ द नीडफुल कपल, oocyte of the woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman and name of the semen donor is strictly kept as secret. मतलब ये रूल है, इसलिए ये सीक्रेट रखते हैं। तो ट्विंस के बारे में देखेंगे हम। Twins embryo develop simultaneously in the same uterus and thus two different offsprings are delivered simultaneously. मतलब ऐसे दो बच्चे अंदर ही बढ़ जाते हैं और एक साथ साइमल्टेनियसली उनका डेवलपमेंट अंदर ही 9 महीने तक हो जाता है। Such offsprings are called as twins. Many couples have twins. There are no देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द ट्विन्स। हाँ देखो, कोण से टाइप है, दोन प्रकार असतात त्याच्यामध्ये, एक आहे मोनोझायगोटिक आणि दुसरा आहे डायझायगोटिक। आता मोनोझायगोटिक काय असतं ते बघा पहिल्यांदा। मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, म्हणजेच एका एम्ब्रियो पासून बनलेले असतात। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, अर्ली पीरियड मतलब कितने कितने दिन, 8 days, within 8 days of the zygote formation, cells of that embryo divides into two groups आणि मग ते काय होतात, दोन ग्रुप मध्ये ते डिवाइड होतात आणि मग दोन वेगवेगळे वाढायला लागतात। These two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. Such a twins are genetically exactly similar to each other. ये दो लड़कियां दिखाई दी है ना, हाँ वो बिल्कुल कभी कभी सेम टू सेम दिखते हैं कि एक को छुपाते हैं दूसरे को निकालते हैं।
Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also. तो दिखने में ही वो सेम टू सेम रहते हैं ऐसा भी नहीं है, कभी कभी वो जेंडर में भी सेम टू सेम रहते हैं, मतलब कभी कभी ये ट्विंस है, ये दोनों को देना गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों को दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, समझ में आया? हाँ. In case of the monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups, मतलब after 8 days, there is high possibility of the formation of the conjoined twins. मतलब देखो जो ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे को अटैच रहते हैं, सच ट्विन्स आर बोर्न विद द सम पार्ट ऑफ द बॉडी ज्वाइंट टू ईच अदर, सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विन्स। ये मोस्टली ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हुआ तो न्यूज़पेपर में आता ही है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपको मालूम भी होंगे। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into, हाँ ये हो गया, such twins are has a common organ. Occasionally, two oocytes are released from the ovary of woman, and both oocytes are fertilized by two separate sperms, and thus two zygotes are formed. The embryos are formed from those two zygotes, and both those zygotes are separately implanted in the uterus, and thus dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different एंड मे बी सेम और डिफरेंट, मतलब जो बाय जायगोट बोलते हैं कि ये बाय नहीं दाय, तो इसमें दो एक अलग अलग फर्टाइल होते हैं, दो अलग अलग डेवलप होते हैं, उनका ग्रोथ अलग अलग हो जाता है, और ये आफ्टर सम पीरियड ये दो अलग अलग डिलीवर हो जाते हैं। तो कभी कभी जेनेटिकली ये सेम भी रहते हैं और कभी कभी ये डिफरेंट भी रहते हैं, मतलब उनमें कभी 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 थोड़े से चेंजेस तो दिखते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? एकदम इजी है, सब समझ में आया होगा। एंड्रोट्रियम मीन्स वो अंदर वाला पार्ट रहता है। हाँ, वही जो अंदर जो यूटेरस बोलते हैं ना, उसके अंदर का जो रहता है वही है। ओके। हाँ, तो चलो थोड़ा पार्ट है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका चैप्टर यहाँ आज पूरा हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके ऊपर आपको कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ताकि आप लर्न करें। समझ में आया? रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ म्हणजे तुमचं स्वतःचं आरोग्य, जे काही आहे म्हणजे तुमचं रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आहेत त्यांचं तुम्ही स्वतः काळजी कशी घ्यायची आहे ते सांगितलंय त्याच्यामध्ये, काय काय आहे बघा. अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगनेस इज कॉल्ड एज द हेल्थ. तुमचं जे काही म्हणजे थिंकिंग आहे, तुमची फिजिकल फिटनेस काय आहे, किती स्ट्रॉंग आहे, तुमची विचारशक्ती किती चांगली आहे, तुमचं बिहेवियर कसं आहे, तेच तुमचं मोस्टली हेल्थ असतं. इन आवर कंट्री देअर सीम्स इज टू बी लॅक ऑफ अवेअरनेस, की आपल्याकडे अवेअरनेस नाहीये, आपण एकदम निष्काळजी आहोत, तर ते स्वतःची काळजी केली पाहिजे, आणि ते निष्काळजी असण्याची पण त्यांनी रिझन दिलेले आहेत बघा. आता ते रिझन मी तुम्हाला सांगते बघा. टू अवेअरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ड्यू टू द व्हेरियस रिझन्स, आणि दे विच आर दॅट रिझन्स, सोशल कस्टम्स, मतलब समाजामध्ये असं उघड उघड किंवा असं बोललं जात नाही किंवा भीती असते तुम्हाला थोडीशी. त्याच्यानंतर ट्रेडिशन म्हणजे तुमच्या परंपरा असतात. त्याच्यानंतर इलिटरसी म्हणजेच तुम्हाला त्याचं अज्ञान असतं, तुम्हाला त्याच्यातनं काही नॉलेजच नसतं, किंवा तुम्ही या गोष्टी कधी ओपनली बोलत नाही, म्हणजे या विषयांवर बोलायला तुम्हाला लाज वाटते. ते दिलंय बघा शायनेस, म्हणजेच तुम्ही काय करता, या विषयांवर बोलत नसता किंवा बोलायला तुम्हाला लाज वाटते. स्पेशली देअर सीम्स टू बी इनडिफरन्स टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ द वुमन, आणि मोस्टली हे कोणामध्ये दिसून येतं, तर मोस्टली लेडीज मध्ये हे जास्त दिसतं. आणि म्हणूनच तुम्ही काय करता, ओपनली कोणाशी बोलत नाही, मग आपल्या फ्रेंड्स बरोबर बोलत असता, आणि मग त्याच्यातनं काही योग्य असं गायडन्स तुम्हाला मिळत नाही.
तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असतील तर पहिलं मम्मीला सांगायचं, डॉक्टरांना सांगायचं आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यायचे. इथे शायनेस वगैरे काही कामाचा नसतो. समजलं? Occurrence of menstrual cycle is related with the reproductive and overall health of the woman. हे तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असतं रिप्रोडक्शन प्रोसेससाठी. त्यामुळे ते रेग्युलरली म्हणजे एक प्रॉपर टायमिंगला ते सुरू होणं आणि रेग्युलर असणं खूप गरजेचं आहे. Nowadays, women are working at per with men. Due to this, they have to stay outdoor for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs need to maintain clean time to time. म्हणजेच एक्सक्युजेस द्यायचे नाहीत कुठेच. आपलं क्लिनलीनेस मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आपलं हायजीन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे आपण आपलं ते करायचं आहे. मग ते मी बाहेर असतो किंवा आपल्याला करायला वेळ मिळत नाही किंवा असे बाकीची इतर कारणं द्यायची नाहीत. समजलं? Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise to men too. मतलब जैसा लेडीज में रहते हैं, फीमेल में रहते हैं, वैसा ही मेन में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं. It is essential to maintain the cleanliness of their जेनिशियल्स. मतलब प्रत्येकाने स्वतःचं हायजीन स्वतः सांभाळायचं आहे. समजलं सगळ्यांना? हा, इथे आपला लेसन कंप्लीट झाला. हा, तर चला आता डाऊट्स काय आहेत का एकदा बघूया आपण. खूप छान लेसन आहे, खूप इंटरेस्टिंग लेसन आहे. तुम्ही तुमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे तुम्ही वाचायचं आहे आणि तुम्ही त्याचा अभ्यास करून तुमचं नॉलेज वाढवायचं आहे. आणि त्याचा असा वाईट उपयोग करून घेऊ नका. जे काही नॉलेज आलंय मिळालंय त्याच्याने आपल्या बॉडीचं नॉलेज तुम्हाला मिळालं हे सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे आणि सिलेबस मध्ये इन्क्लूड करण्याचा उद्देश पण तोच आहे. समजलं सगळ्यांना? त्यामुळे या स्टेजला तुम्हाला हे नॉलेज खूप कामी येणार आहे, उपयोगात येणार आहे. आता तुमचं तुम्ही मी सांगितलं तशा डायग्राम काढायच्या, प्रॅक्टिस करायची. तर आज इथे आपला थर्ड लेसन कंप्लीट झाला. समजलं? आणि तुमचा होमवर्क असणार आहे तो होमवर्क आपला लेसन वरचं पूर्ण एक्सरसाइज आहे ती कंप्लीट करायची. तर मोस्टली मुलांना मी सांगते बघा, म्हणजे आप बच्चों जो एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर वे से करो. ऐसा दिल जान डाल के वो डायग्राम स्केच करो, लेबलिंग करो और लिखना है तो प्रॉपर वे में लिखो. वन आंसर के बाद लाइन डाल दो ताकि पढ़ने में आपको मजा आएगा. और मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप डाइजेस्ट यूज करो. तो ये डाइजेस्ट आपको बहुत प्रॉपर गाइडेंस देगा. मतलब आंसर कैसे लिखना है, शॉर्ट बट स्वीट और परफेक्ट कैसे लिखना है ये बताएगा. समझ में आया? तो आज का होमवर्क मैं क्लासरूम में आपको भेजने वाली हूँ. फिर भी मैं अभी बताया. तो एक काम करना है, अपने 3 लेसन कंप्लीट हो गए तो वन बाय वन स्टार्ट टू फिनिश थर्ड लेसन तक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट ये क्वेश्चन आंसर है वो तो रिवाइज करना है. बार बार लेसन नहीं पढ़ा तो भी चलेगा टाइम की वजह से, लेकिन जब पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके ऊपर एक नजर डालना है आपको और बाद में क्वेश्चन आंसर रिवाइज रिवाइज और कंटिन्यूअस रिवाइज आपको करना ही है. तब जाके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. और ये साइंस 2 है वही अच्छा मार्क्स देने वाला है. साइंस 1 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. मेरा एक्सपीरियंस है, सब बच्चों का ये हमेशा कंप्लेंट रहता है, मैम साइंस 1 समझ में नहीं आता है, मार्क्स कम आते हैं. तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो तो उसका सब मिल जाएगा. मतलब दोनों मिलकर साइंस में आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ओके. मैं हर लेक्चर के बाद आपको बहुत सारा बताती हूँ. तो कितना करते हैं तो वो आपका बाद में परसेंटेज मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं. नहीं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं. समझ में आया? ओके. चलो तो हम अभी स्टॉप करेंगे. ओके. चलो बाय. बाय बाय.